हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य सिविल सर्विसेज एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है कि बीपीएससी मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं। ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि नोट्स आखिरकार बनाएं कैसे। मैंने यहाँ पे पहले मैं आपको एक शो कर दे रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक रखे हुए हैं मैंने इसमें। ये बस एक ओवरव्यू, जस्ट ओवरव्यू है कि आप सभी टॉपिक को देख लें और नोट्स बनाने का आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो एक बार आप देख लीजिए और मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और नेक्स्ट के लिए मैं सोच रही हूँ कि इन टॉपिक को 71st बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इनको एक एक टॉपिक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पाल कला। तो अब पाल कला के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पाल कला आखिरकार है क्या, कब विकसित हुई थी, किसने विकसित की। तो ये सब चीज़ें आप एक ऐसे करके 2-4 पॉइंट में रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो मौर्य काल व गुप्त काल के बाद प्रमुख कला के रूप में उभरी, यानी मौर्य काल और गुप्त काल के बाद पाल कला का विकास हुआ। पाल शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, तभी तो इसका पाल कला नाम है। बौद्ध व हिंदू धर्म की कलाकृतियाँ इसमें मेन रूप से पाई जाती हैं। 12वीं सदी में पूर्वी भारतीय क्षेत्र में, 12वीं सदी में पूर्वी भारतीय क्षेत्र, अगर पूर्वी भारतीय क्षेत्र आपको शो भी करना है ना, तो ऐसे आप भारत का फिगर बना के यहाँ पे शो भी कर सकते हैं कि पूर्वी भारतीय क्षेत्र में पाल कला विकसित हुई थी। मैं बना दे रही हूँ, ऐसे आप एक रफ फिगर बना लो और यहाँ पे पूर्वी भारतीय क्षेत्र में यहाँ पे पाल कला दिखा सकते हो, पूरा बिहार का मैं बना के। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ये फ्लो डायग्राम बना के शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट है, महाविहार। महाविहार में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, आपको केवल कीवर्ड्स इसमें नोट डाउन करने हैं और अपने इसके आधार पर खुद से इसको एक पूरी हेडिंग दे सकते हैं हम। नालंदा महाविहार का जीर्णोद्धार कराया। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार बनवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला एंड सोमपुरा महाविहार का निर्माण कराया। धर्मपाल नालंदा महाविहार को 200 गांव दान दिए। इस तरीके से हम ये महाविहार के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे है स्तूप। स्तूप बौद्ध धर्म को इन्होंने राजाश्रय प्रदान किया। स्तूप के बारे में आप ऐसा छोटा सा एक फिगर बना सकते हैं। इस काल में मुख्यतः ईंट निर्मित मतलब स्तूप थे। हिंदू धर्म का भी प्रभाव बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है एग्जाम्पल्स देना, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। मूर्तिकला, मूर्तिकला में आप प्रस्तर कला, कांस्य मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ, कांस्य मूर्तियाँ थी। और कांस्य मूर्तियाँ में ये एक एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, शाक्य मुनि की कांस्य प्रतिमा थी। इसको ये लोक कला के रूप में विकसित थी, काले बैसाल चट्टानों से बनी थी। और ये क्या थी, ये तुम्हारी राजाश्रय, इनको राजाश्रय दिया गया था, यानी राजा ने संरक्षण प्रदान किया था। तो ये देख सकते हो राजकीय संरक्षण किस किसने दिया था, ये देख सकते हैं। कहाँ पे इनके साक्ष्य मिले हैं, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, और ऐसे करके आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और प्रमुख मूर्तियाँ, अविलोकितेश्वर की मूर्तियाँ, तारा, मैत्रेय, मंजूश्री, पद्मपानी की मूर्तियाँ, आप ऐसे एग्जाम्पल। तो देखा आपने कि मैंने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें मेन कीवर्ड्स लिख लिए। इस कीवर्ड्स के आधार पर हम पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, और प्लस में एग्जाम्पल देना बेहद ज़रूरी है। तो मूर्तिकला की विशेषता बता सकते हैं। चित्रकला, अब ये पाल कला में चित्रकला भी थी। तो चित्रकला, पांडुलिपि चित्रकला, भित्ति चित्रकला। पांडुलिपि क्या होती है, ताड़ पत्रों पर उकेरी जाती है, यानी पत्तों के ऊपर इसको चित्रकला बनाई जाती थी, ये दीवारों पे। तो ये कहाँ कहाँ मिला और इसमें कैसे रंग वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल फिर से वेरी इंपॉर्टेंट, प्रज्ञा पारमिता, अष्टशास्त्रिका, ये और ये क्या है, लंदन संग्रहालय में भी ये रखे हुए हैं। तो और इसमें भी आप जैसे बोधिसत्व के अंकन, ये सारी चीज़ें किस किस से रिलेटेड मूर्तियाँ बनती थी, ऐसे आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए और इसकी विशेषताएं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पटना कलम। पटना कलम भी मैंने इसमें थोड़ा सा बस इसका आपको शो किया है कि कैसे इसमें हम लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो क्या महत्वपूर्ण कला शैली थी, पटना क्षेत्र बिहार में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, 18वीं 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था और फिर वहाँ से
सारे चित्रकार पटना क्षेत्र में आके बसने लगे थे और वहाँ पे फिर उन्होंने नई शैली की विकसित की। तो विशिष्ट लघु चित्रों के लिए जानी जाती है। ये क्यों जानी जाती है? मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रों के लिए जानी जाती है। देखो मैंने यहाँ पे ये शो भी कर रखा है। ऐसे आप ऐसे फिगर भी बना सकते हैं एक छोटा सा, और ऐसे फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसको पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग या कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपनी का शासन था, ब्रिटिश लोगों ने भी अपनी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, तो इसलिए। तो इतिहास से इसका मैंने आपको बताया, जैसे कि कलाकार मुगल काल के पतन के बाद कलाकार अपनी आजीविका के लिए नए संरक्षकों की तलाश में पटना क्षेत्र में आ गए थे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा मैंने थोड़ा बस लिख लिया है, जिसके आधार पर मैं इसको अपना फ्रेम कर सकूं। इसी प्रकार इस शैली की आती है लघु चित्रकला। इसी ऐसे मैंने इसके बारे में डिटेल जो भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन है वो लिख दी है। इसकी विशेषताएं लिख दी हैं, कैसे क्या इसकी विशेषताएं एंड इसके महत्व हैं, और इसका मैं निष्कर्ष दे सकती हूँ। निष्कर्ष मैंने तो ये पटना कलम हो गया। तो मैंने पूरा टॉपिक ऐसे 1-2 पेज में ये मैंने लिख लिया है पूरा पटना कलम। और आप ध्यान दीजिएगा कि निष्कर्ष आपको पहले से ही बना के लिख लीजिए, हर टॉपिक पे 1-2 लाइन का इंट्रो और डिस्कस, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये क्या है, ये स्तूप, जैसे मैंने मौर्य कला का थोड़ा सा पार्ट थोड़ा मैं नोट्स में शो कर रही हूँ। तो ये स्तूप ले लिए हैं कि स्तूप में आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, ये फिगर बना सकते हैं, और तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल आप सांची स्तूप, पिपरहवा स्तूप, भरूच स्तूप, ये सब स्तूपों के एग्जाम्पल जरूर दीजिए। तो भारत में मंदिर कला, नेक्स्ट टॉपिक। मंदिर कला के बारे में आप बता सकते हैं, एंड इसके प्रकार, नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब। और छोटा यहाँ पे ऐसे फिगर बना के भी शो कर सकते हैं नागर शैली में, और ये फिगर में यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इन्हीं को मैंने साइड में लिख रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि शिखर क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है। जैसे मैं आपको मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखा नहीं है नागर शैली के बारे में, लेकिन मैं इसको अगर एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करूँगी। गर्भगृह क्या होता है, तो गर्भगृह ये जो एरिया है गर्भगृह, इसमें मेन जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। शिखर क्या है, ऐसे लिख देंगे, शिखर यहाँ पे लिख दो, गर्भगृह के ऊपर का जो चोटीनुमा पार्ट होता है वो शिखर होता है। शिखर के ऊपर कलश होता है, अमालक होता है, और मंडप होता है, ये सभा मंडप, ये मंडप अर्ध मंडप, यानी इसमें जो भक्तजन है वो आरती वारती करने के लिए जमा होते हैं, नृत्य संगीत वगैरह जो करते हैं उसके लिए आते हैं। और ऐसे यहाँ पे अधिष्ठान और इसका प्रदक्षिणा पथ होता है, ऐसे करके हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और नागर शैली क्या थी, हमारी उत्तर भारतीय क्षेत्र में, उत्तर एवं मध्य भारत क्षेत्र में विकसित हुई थी। और ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन है। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, देखो द्रविड़ शैली के मंदिर का मैंने फिगर ऐसे बना रखा है, इसमें ही मैंने शो कर रखा है। ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। द्रविड़ शैली में क्या इंपॉर्टेंट होती है, गोपुरम। गोपुरम का होता है विशाल प्रवेश द्वार, इसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। और ये विमान होते हैं, यानी ऐसे करके सीढ़ीनुमा ये शिखर होता है, इसको विमान बोलते हैं। और ये गर्भगृह जैसे हमारा नागर शैली में था, ऐसे ही इसी फिगर के आधार पर हम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, महात्मा गांधी विचारक यानी थिंकर्स में। तो आप बता सकते हैं सारे, ये फ्लो चार्ट बना दो, और फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें, शिक्षा, धर्म, सत्याग्रह, सत्य अहिंसा, स्वराज, ट्रस्टीशिप, ये सब आप एक्सप्लेन, इसको लिख लो ऐसे। और इनके सबके एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मैंने लिखा है, सबके एग्जाम्पल्स लिख लो, जिससे कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको। बस ज़्यादा नहीं लिखना होता हमको नोट्स में। ये सारे नोट्स मैंने आप देख सकते हैं कैसे बनाए। और ये आसियान का, ये हमारा टॉपिक है जो IR का, IR एंड करंट अफेयर का टॉपिक है GS पेपर 1 में। उसके ऐसे आसियान, इसमें हम ब्रिक और SCO एंड G20, G7, ये सारे जो ग्रुप हैं इनके विषय में भी, बिम्स्टेक वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको एक आसियान का दिखा दे रही हूँ, आप इसके बेसिस पे बना सकते हैं। देखो 21वां आसियान शिखर सम्मेलन अभी हुआ था लाओस में, जिसमें अपने प्रधानमंत्री गए थे, अक्टूबर 2024 में हुआ था। 2023 में सिंगापुर में आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रवासी भारतीय समुदाय को ब्रिज नाम दिया गया था। एक मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं, इसके बेसिस पे आप एक अच्छा सा इंट्रो फ्रेम कर सकते हो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे।
ये भी है कि थोड़ा अच्छा लगे उसको। फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है ये, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिख दी है। और भारत और आसियान के संबंध क्या है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। एंड ये सारे संबंध क्या है, ऐसे देखा है आपने। मैंने ये का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको लेके मैंने फ्लो चार्ट में कैसे कैसे करके बस लिख लिया है कि इस कीवर्ड्स लिख लिए हैं। ये चुनौतियाँ क्या हैं, ये सारी दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ये सारी चुनौतियाँ हैं, ये मैंने लिख ली हैं। सो ये हमारा टॉपिक हुए ख़त्म। तो मैंने थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद हमने मॉडल आंसर का वीडियो अपलोड करेंगे टॉपिक के बेसिस पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।